दोस्तों, कैसी चल रही है DED-SCID एग्जाम की तैयारी दोस्तों जैसा कि हमारे एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं ना, और आज 2 तारीख भी हो चुकी है, यानी कि कितने केवल 7 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अच्छी तैयारी के लिए देखिए दोस्तों, आज बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। और आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पेपर 11 और पेपर 10 से रिलेटेड है। ठीक है, फैमिली एंड कम्युनिटी से और इंक्लूसिव एजुकेशन पेपर से हमारे रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है, क्वेश्चन सीरीज अब तक हम 140 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं, जो भी सभी मिक्सअप पेपरों के उसमें क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आज भी हम 20 प्रश्नों पर बात करेंगे हमेशा की तरह, जिसमें क्वेश्चन सीरीज रहेगा हमारा 141 से 160 तक, यानी कि पूरे 20 प्रश्नों पर बात करेंगे। और ये प्रश्न हमारे पार्ट ए पार्ट बी, यानी कि जो न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न चेंज हुआ है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग पार्ट ए के लिए पार्ट बी, यानी कि पूरे 25 नंबर के लिए आपके लिए ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकती है। और क्लास का हर एक क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रूप से दिया गया है कि कोई भी क्वेश्चन आपका पार्ट ए पार्ट बी में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ। इसमें क्या है कि आपको किस तरीके से, अगर बहुविकल्पीय प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उसमें कैसे आ जाएंगे, तो किस तरीके से करने हैं आपको, सत्य असत्य से अगर आ गया पूछ लिया उसमें, तो उसमें किस तरीके से आपने उसमें बताना है। या अगर हम बात करें 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछे जाते हैं, उसमें अति लघु प्रश्न का उत्तर देना है, उसमें किस तरीके से देना है। ठीक है दोस्तों, तो आज भी हम 20 प्रश्नों पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। और दोस्तों 140 जो प्रश्न मैंने आपको कराए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, क्योंकि सेकेंड ईयर एग्जाम से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, पेपर 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के। ठीक है, और जो रह रहे हैं क्वेश्चन मुझे लग रहा है तो मैं आपको बीच बीच में करा रही हूँ, बाकी मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स भी आपको क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है उसकी, तो टेंशन मत लेना, बहुत अच्छा एग्जाम होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, उसमें DED-SCID एग्जाम प्रिपरेशन 2021 करके उसमें आपको मिल जाएंगे सारे पेपरों के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं सेकेंड ईयर एग्जाम से रिलेटेड, उसमें सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, 141 प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, परिवार की विशेषताएं लिखिए। अब इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, परिवार की विशेषताएं हैं, तो उसमें ऑप्शन 4 होंगे। ठीक है, या 4 विशेषताएं या 3 विशेषताएं होंगी, 2 विशेषताएं सही होंगी, 1 गलत होगी, तो आपको जो चौथा ऑप्शन आपका जो होगा उसमें आपको देखना है। ठीक है, या तो होगा ये दोनों, या फिर कोई नहीं, या फिर तीनों। ठीक है, अब आपको चयन करना है। अगर आपको उसकी विशेषता ही नहीं पता होगी तो आप किस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न का चयन करेंगे। ठीक है, और अगर सत्य सत्य में आएगा तो जो उसकी एक विशेषता, मतलब किसी भी परिवार की जो बहुत सारी विशेषताएं, किसी एक विशेषता को पूछेगा कि ये परिवार की विशेषता है, अगर आपको विशेषता नहीं पता होगी गलत कर देंगे, अगर आपको विशेषताओं के बारे में पता होगा तो आप उसका जो निशान लगाएंगे सही लगाएंगे, सर पे लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके प्रश्न बने हैं, टॉपिक्स भी है ये, और सिलेबस भी आपका वही है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो परिवार की विशेषताएं लिखिए, परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं। अब देखिए एक परिवार है, परिवार में क्या बहुत सारे सदस्य हैं, संबंधी खूनी संबंधी रहते हैं, तो उस परिवार की क्या विशेषता होगी। तो सबसे पहले अगर मैं विशेषता की बात करूं तो वंश नाम, वंश नाम परिवार की विशेषता है, वंश नाम। अगर आपका सत्य सत्य इसी तरीके से बनेगा कि वंश नाम एक परिवार की विशेषता है, अगर आपको पता होगा तभी तो आप लगा देंगे, तो इस तरीके से आपका प्रश्न बन सकता है। दूसरी विशेषता इसकी है आपका सामान्य निवास, सामान्य निवास। ठीक है, सामान्य निवास। ठीक है, तीसरी विशेषता है सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता। ठीक है, परिवार में क्या है, सार्वभौमिकता, कोई भी चीज है सभी के लिए है, समान है और सबकी है, चाहे वो संपत्ति से रिलेटेड हो, किसी भी वस्तु से रिलेटेड हो, किसी अधिकार से रिलेटेड हो, या किसी नियम से रिलेटेड हो, क्या है, सारी चीज सार्वभौमिक है, सबके लिए, जितने भी परिवार में सदस्य हैं। ठीक है, उसके बाद वंश नाम, सामान्य निवास, और एक और सार्वभौमिकता, भावनात्मक आधार, भावनात्मक आधार।
ठीक है। भावनात्मक आधार, एक और है यौन संबंध, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके परिवार की विशेषताएं हैं। अब बहुविकल्प में ये सारे दिए होंगे 1 2 3, ठीक है। अब ये 4 है ना, अगर 4 में से एक नहीं देंगे और चौथा ऑप्शन कर देंगे ये सभी, तो क्या कर देंगे आप, तो ये सभी आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर केवल 2 दे दिए, तीसरा दे दिया, ये दोनों और चौथा दे दिया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको पता होगा तभी तो आप सही करके आएंगे, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ, चाहे वो आपके सत्य सत्य के लिए हो या फिर आपका मिलान के लिए हो, ठीक है, या फिर आपका हो सकता है 2 नंबर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए हो। अगर मिलान के लिए आएगा तो इधर परिवार लिखा होगा, इधर वंश नाम लिखा होगा। जब परिवार और वंश नाम वहां आ रहा है मिलान करने के लिए, अगर आपको इसकी विशेषताएं बताऊंगी परिवार की, तो आप तुरंत रिलेट कर लेंगे कि परिवार की एक विशेषता है वंश नाम, आप सही मिलान कर देंगे उसका, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझने हैं और अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 142, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। देखिए दोस्तों, समाज की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, या समाज की सबसे छोटी इकाई किस इकाई को माना गया है, या किसको समाज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारा परिवार, ठीक है। परिवार क्या है, परिवार एक समाज की छोटी इकाई है जिसमें सभी लोग भावनात्मक आधार पर संयुक्त रूप से, सहयोगी के रूप से एक साथ एक संबंध में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 143, प्रभावी सहायता संबंध विकसित करने वाले कारक कौन से हैं। अब प्रभावी सहायता संबंध विकसित करने वाले कारक, क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, ये क्वेश्चन पेपर 10 से, ऊपर वाले भी दोनों पेपर 10 से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर प्रभावी सहायता संबंध ये पूछा गया है आपका, जब किसी परिवार में एक बौद्धिक असक्षम बच्चा है, यानी कि कोई दिव्यांग बच्चा है, तो उस दिव्यांग परिवार में, यानी कि उस दिव्यांग व्यक्ति के परिवार के लिए अगर हम प्रभावी सहायता संबंध विकसित करेंगे तो उनके लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे हम उनके लिए प्रभावी सहायता संबंध विकसित कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, 3 हैं इसके। पहला तो है अभिप्रेरणा कारक, ठीक है, उसके परिवार को मोटिवेट करेंगे, ठीक है, और जागरूक करेंगे, मोटिवेट के साथ साथ उसको जागरूक करेंगे। दूसरा हो गया इसका भावनात्मक क्षमता, ठीक है, भावनात्मक क्षमता आ जाएगी आपकी। तीसरा आ जाएगा आपका इसमें बुद्धि। ये 3 कारक हैं, क्या, प्रभावी सहायता संबंध विकसित करने के 3 कारक है, अभिप्रेरणा कारक, भावनात्मक क्षमता कारक और बुद्धि कारक। ये 3 कारकों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रभावी सहायता संबंध विकसित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 144, 144 प्रश्न देखिए, परिवार हस्तक्षेप की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। जब हम किसी परिवार का हस्तक्षेप करते हैं, हस्तक्षेप का मतलब है किसी भी परिवार में जाना और उसका हेरफेर करना, उसमें किसी भी प्रकार प्रक्रिया चल रही है उसमें फेरबदल करना, परिवर्तन करना और उस परिवार की समस्याओं को पहचानना, ठीक है। तो हस्तक्षेप, परिवार हस्तक्षेप की 3 अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाओं में हम किसी परिवार का हस्तक्षेप करते हैं। तो वे कौन कौन सी, हाँ इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किन अवस्थाओं के माध्यम से हम परिवार का हस्तक्षेप करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए परिवार की कितनी अवस्थाएं, परिवार हस्तक्षेप करने की कितनी अवस्थाएं हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं, प्रारंभिक, प्रारंभिक हो गई एक तो, ठीक है, दूसरी हो गई आपकी प्रारंभिक अवस्था, दूसरी हो गई नैदानिक अवस्था, नैदानिक अवस्था, तीसरी हो गई आपकी समापन अवस्था, समापन अवस्था। ये 3 अवस्था है इसकी।
प्रारंभिक अवस्था, नैदानिक अवस्था, समापन अवस्था। ठीक है, यानी कि फैमिली इंटरवेंशन के 3 स्टेजों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था, नैदानिक अवस्था और समापन अवस्था। क्वेश्चन नंबर 145, परिवार के प्रकार। परिवार के प्रकार, देखिए दोस्तों अगर हम बात करें परिवार के प्रकार, वैसे तो अलग अलग तरीके से बहुत सारे बताए गए हैं, लेकिन अगर आप डीएड के हिसाब से बात करें, किसी परिवार की बात करें, तो दोस्तों परिवार के प्रकार 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? अगर एकाकी परिवार, एकाकी परिवार, और दूसरा है आपका संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार, जिसे विस्तृत परिवार भी कहा जाता है, विस्तृत परिवार। ऐसा ना हो कि आप केवल संयुक्त परिवार या विस्तृत मिल जाए तो आप सोचे अब विस्तृत परिवार कौन सा हो गया, संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार का ही रूप एक विस्तृत परिवार है और एक एकाकी परिवार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 146, 146 प्रश्न नंबर, समावेशी संचार के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? आपको पेपर 11 में, एक तो आप लेक्चर क्लास नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं जो लेक्चर क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि लेक्चर क्लास से ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे। जब तक आप टॉपिक नहीं करेंगे क्लियर, तो किसी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप क्वेश्चन के आंसर्स कैसे देंगे? अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स की बात करें, जब आपको अवधारणा का नहीं पता होगा कि अवधारणा में क्या पूछा गया है, किस चीज की क्या अवधारणा है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। पेपर 11 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, उसमें मैंने एक कराया था आपको कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कराया था कि सफल समावेशी के घटक के अंदर एक जो प्रमुख घटक है उनमें से एक हमारा संचार था, कम्युनिकेशन था, उसको कराया था, जिसे समावेशी कम्युनिकेशन कहा गया, समावेशी संचार कहा गया है। तो वहीं से क्वेश्चन बना है आपका, उसमें बताया था कि समावेशी संचार के 3 सिद्धांत थे। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आपका वहीं से बना है कि समावेशी संचार के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो समावेशी सिद्धांत के मुख्य सिद्धांत है आपके, एक तो है सहानुभूति का सिद्धांत, सहानुभूति, ठीक है, दूसरा है आपका संस्कृति, ठीक है, तीसरा है आपका सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। तो समावेशी संचार के 3 सिद्धांत है, सहानुभूति का सिद्धांत, दूसरा है संस्कृति का सिद्धांत और सशक्तिकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका पेपर 11 का, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, और इसका जो लेक्चर क्लास है कम्युनिकेशन, उसको भी आप कर लीजिए, नहीं किया है तो। संयुक्त परिवार की 2 विशेषताएं, क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, 147 प्रश्न नंबर, संयुक्त परिवार की 2 प्रमुख विशेषताएं। देखिए दोस्तों, संयुक्त परिवार की 2 प्रमुख विशेषताओं की अगर हम बात करें, तो जब संयुक्त परिवार होता है उसकी बहुत सारी विशेषताएं। संयुक्त परिवार वह परिवार है जिसमें क्या है, माता पिता, दादी बाबा और माता पिता, उनके बच्चे और उनके बच्चे, जब सब परिवार के सभी लोग सदस्य एक साथ रहते हैं और किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, वह परिवार संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, अब उस संयुक्त परिवार की क्या क्या विशेषताएं, हम मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे। इसमें केवल 2 विशेषताएं बताई हैं, तो 2 में हम कोई भी मुख्य विशेषताएं डाल देंगे। विशेषताएं तो बहुत सारी है, परिवार का आकार बड़ा होता है, ठीक है, श्रम विभाजन होता है, उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम प्रमुख की बात करें तो संयुक्त और संयुक्त व कर देते, संयुक्त व अविभाजित संपत्ति। देखिए, संयुक्त परिवार की एक विशेषता है, यानी कि ज्वाइंट फैमिली का क्या है कि उनकी जो अगर हम बात करें संपत्ति जो होती है, उनकी प्रॉपर्टी जो होती है, वह क्या होती है, एकत्रित होती है, यानी कि एक होती है, संयुक्त होती है, ज्वाइंट होती है वो। ठीक है ना, उसमें क्या है, विभाजन नहीं होता है किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो संपत्ति और उनकी प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, संयुक्त और अविभाजित होती है, मुख्य विशेषता। दूसरा है आपका समान धर्म का अनुसरण करते हैं वे, अनुसरण।
ठीक है। संयुक्त परिवार में समान धर्म का अनुसरण होता है, क्योंकि जितने भी परिवार के सदस्य हैं वे सभी किसी एक धर्म का अनुसरण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 148, सीओ का विस्तार। सीओ, अब देखिए हमने सीबीआर पढ़ा, सीबीसी पढ़ा, बहुत सारे पढ़े। सीओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये कॉमन सा लग रहा है और आ सकता है आपके एग्जाम के लिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है सीओ। क्या है आपका? कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कि हमारा हो गया समुदाय संगठन। ठीक, समुदाय संगठन एक नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 149, परामर्श प्रक्रिया क्या है? दोस्तों देखिए परामर्श प्रक्रिया क्या है? परामर्श प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो साक्षात्कार के माध्यम से किसी समस्या के समाधान तक पहुंचा जाता है। ठीक है, जिसमें परामर्शदाता एक मार्गदर्शक के रूप में किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने के लिए कौशल देता है, कौशल प्रदान करता है, और जो परामर्श ले रहा है, ठीक है, वह और कोई भी समस्याग्रस्त व्यक्ति है जो अपनी समस्या को लेकर जाता है और उसके बहुत सारे मार्ग लेकर आता है। ठीक है, तो दोस्तों परामर्श प्रक्रिया क्या है? तो आपको एक लाइन में लिखना है, परामर्श प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जो साक्षात्कार के माध्यम से किसी समस्या के समाधान तक पहुंचा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 150, 150 प्रश्न नंबर देखिए, बौद्धिक असक्षम व्यक्ति के लिए संयुक्त परिवार के 2 लाभ। किसी भी परिवार में बौद्धिक असक्षम यानी कि कोई भी मानसिक मंद व्यक्ति है, पेपर 10 से रिलेटेड है, फैमिली एंड कम्युनिटी जो है उसमें टॉपिक्स है हमारे परिवार और बौद्धिक असक्षम बच्चे। ठीक है, तो दोस्तों उसमें अगर किसी भी संयुक्त परिवार में, ज्वाइंट फैमिली की बात करें, उसमें कोई डिसेबल पर्सन है, कोई डिसेबल चाइल्ड है, तो उस परिवार के उस बच्चे के लिए क्या लाभ हो सकते हैं? तो दोस्तों उस परिवार के जो संयुक्त परिवार है जिसका आकार बड़ा है, अविभाजित उसकी संपत्ति है, विभाजित श्रम है, श्रम विभाजन है उसमें, तो दोस्तों बौद्धिक असक्षम व्यक्ति के लिए संयुक्त परिवार के 2 लाभ उन्होंने पूछे। बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, लेकिन अगर हम महत्वपूर्ण या मुख्य बताएं जो बच्चे के भविष्य के लिए या बच्चे के लिए किसी भी रूप से अगर सहायक है, तो दोस्तों 2 लाभ है। पहला है व्यक्ति की देखभाल बढ़ जाना, क्योंकि परिवार का आकार बड़ा है, सदस्य ज्यादा है उसमें, तो कोई भी अगर बौद्धिक असक्षम या दिव्यांग व्यक्ति है उसका क्या हो जाता है कि देखभाल बढ़ जाती है, यानी कि कोई किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता है। वो कई जब परिवार में सदस्य बहुत ज्यादा है या सदस्यों की संख्या ज्यादा है, तो कोई ना कोई उस व्यक्ति की देखभाल करता रहता है, तो क्या है उससे क्या होता है कि सदस्यों पर बोझ कम हो जाता है, सदस्यों पर बोझ कम होना एक संयुक्त परिवार का लाभ है एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है इसके अलावा? ये तो परिवार के लिए हो गया या बच्चे के लिए हो गए। दूसरा है दोस्तों संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो एक समाज है, ठीक है ना, तो उच्च सामाजिक अंतःक्रिया, उच्च सामाजिक अंतःक्रिया के साथ भाषा विकास संभव होना। देखिए जब संयुक्त परिवार होता है, बहुत सारे सदस्य होते हैं, बातचीत करते हैं, बातें करते हैं, समय देते हैं दूसरे को, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उस बच्चे का, जब बौद्धिक असक्षम बच्चे की बात करें तो उसका अंतःक्रिया किसी न किसी सदस्य के साथ होता रहेगा, तो उसके भाषा विकास होने के चांसेस रहते हैं या भाषा विकास की उत्तेजनाओं को विकसित होना संभावना रहती है। ठीक है, तो उच्च सामाजिक अंतःक्रिया के साथ साथ
भाषा विकास क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। तो ये भौतिक असक्षम व्यक्ति के लिए संयुक्त परिवार के 2 लाभ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 151, पीटीए का विस्तार। ये भी पेपर 10 से आपका पीटीए का विस्तार। पीटीए का विस्तार क्या है दोस्तों, पेरेंट्स, पी फॉर पेरेंट्स, टी फॉर टीचर, ए फॉर एसोसिएशन। ठीक है, तो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन हिंदी में होगा आपका अभिभावक शिक्षक संघ, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब मीटिंग मत कर देना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वो पेरेंट्स टीचर पीटीएम होता है, पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग वो अलग होता है। ठीक है, और पीटीए अलग है, ये एक संघ है अपने आप में, एक एसोसिएशन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 152, समावेशी विद्यालय बनाने की रणनीतियां। जब हम किसी भी स्कूल को इंक्लूजन करते हैं और उस विद्यालय को समावेशी विद्यालय बनाने की कोशिश करते हैं, समावेशी विद्यालय बनाते हैं, समावेश करते हैं सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का, तो दोस्तों हमें कुछ ऐसी निम्नलिखित रणनीतियां हैं, स्ट्रेटजीज हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। ये हम कह सकते हैं कि एक समावेशी विद्यालय की ये रणनीतियां होनी चाहिए। तो अगर हम बहुत ही ज्यादा देखें तो दोस्तों एक तो हो गया हमारा बाधा रहित वातावरण, बाधा रहित वातावरण, दूसरा हो गया हमारा समूह विशेषज्ञों का समूह। बहुत सारे हैं, कोई 2 पूछिए उन्होंने, समावेशी विद्यालय बनाने की रणनीतियां। ठीक है, उन्होंने क्या है, बहुत सारी रणनीतियां हैं, विशेषज्ञों का समूह हो गया। ठीक है, बाधा रहित वातावरण हो गया, इसमें आ जाएगा। और अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, परिवार की साझेदारी आ जाएगी, संसाधन की उपलब्धता आ जाएगी। ठीक है, और एक पर्याप्त बुनियादी ढांचा आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी रणनीतियां हैं, लेकिन हमने केवल 2, तो आप इसकी कम से कम 7 या 8 रणनीतियां, मैंने इसका एक पूरा टॉपिक मैंने आपको दे रखा है, लेक्चर क्लास भी किया है, अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए जाके। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर में या ऑप्शन ई में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो केवल 3 पूछेगा। ठीक है, तो आप 3 बताएंगे तो आप सभी को पढ़ लें, कोई सी भी एक आ सकती है। ठीक है, और अगर सत्य सत्य पूछेगा तो कोई 1 या 2 पूछ लेगा, मैचिंग में भी कोई 1 या 2 होगी। तो इसलिए आप इसको एक जो मैंने आपको करा रखा है इंक्लूसिव एजुकेशन का, मैंने आप पेपर 11 में टॉपिक देखना, स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्लूसिव स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 153, समावेशी शिक्षा के 2 लाभ। समावेशी शिक्षा के दोस्तों कौन कौन से लाभ है, बहुत सारे लाभ है। जब समावेशी की बात करते हैं तो हमारे दिव्यांग बच्चों को एक तो अवसर मिलता है सामान्य शिक्षा प्राप्त करने का अवसर। तो दोस्तों अगर लाभ बात करें तो समान शिक्षा का अवसर, समान शिक्षा अवसर। ठीक है, समान शिक्षा अवसर, और दूसरा क्या लाभ हो जाएगा, दिव्यांगों की सहभागिता। समान अवसर, एक तो शिक्षा का अवसर हो जाए, मिल जाएगा, और विद्यालय में उनकी सहभागिता हो जाएगी। ठीक है, या हम सहयोग बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, समाज में सहभागिता उनकी हो रही है। बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जो हम कोई भी 2 उद्देश्य वहां बता सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 154, अनुदेशात्मक तकनीकों का प्रयोग करने के 2 उदाहरण। यानी कि अनुदेशात्मक जो हमने पेपर 12 में शायद ये हमारा यूनिट 1.1 है, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स, उसमें जो पूछी है टीएलएम के साथ। तो दोस्तों एक शिक्षक अनुदेशात्मक तकनीकों का प्रयोग करने के लिए कौन कौन सी ऐसी तकनीकी हैं जिनका
का प्रयोग करता है, जिससे यह ऐसी कौन सी एक्टिविटी है, या ऐसी कौन सा तरीका है, या कौन सी विधियां हम बता सकते हैं, या कौन सा कौशल है जिसमें हम क्या करेंगे, अनुदेशात्मक तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। तो उसके आपको 2 उदाहरण देने हैं। मैंने उसमें आपको कई उदाहरण कराए हैं, इसका भी मैंने एक लेक्चर क्लास पूरा लिया है पेपर 12 का, उसमें आप देख लीजिए, समझ आ जाएगा अनुदेशात्मक तकनीकें क्या है। अगर यहाँ पर 2 उदाहरण की बात करें तो कौन कौन से, एक तो हो गया आपका जानकारी को समझना और व्यवस्थित करना, ठीक है। दूसरा हो जाएगा स्वयं निगरानी और आत्म सुधार प्रोत्साहन, ठीक है। जब बच्चे को कुछ भी शिक्षक सिखा रहा है, ठीक है, और किसी भी चीज का उपयोग कर रहा है, उपयुक्त का चयन कर रहा है, तो उस टाइम उसे कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको वह ध्यान में रखेगा, ठीक है। जैसे जानकारी को समझना, यानी कि किसी भी जानकारी को कोई भी छात्र कैसे समझेगा उसको, ठीक है, और व्यवस्थित करेगा, यानी कि उस जानकारी को किस तरीके से व्यवस्थित करेगा। दूसरा होगा स्वयं निगरानी, यानी कि सेल्फ मॉनिटरिंग करना, और उसमें कह रहे हैं आत्म सुधार, और उसके बाद उसका करेक्शन करना, ठीक है। उसके लिए हम छात्र को प्रोत्साहित करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 155, 155 प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, समग्र शिक्षण के साथ एक बड़े पैमाने पर शिक्षण करना कौन सा शिक्षण है। अब इसमें एक चीज देखिए, समग्र शिक्षण, समग्र का मतलब हो गया सामान्य और सभी के लिए, एक साथ, वो भी बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने का मतलब हो गया आपका सामान्य शिक्षा प्रक्रिया हो गई, ठीक है। कौन सा शिक्षण है, यानी कि समग्र सामान्य शिक्षण के साथ एक बड़े पैमाने पर शिक्षण करना कौन सा शिक्षण है। तो दोस्तों ये शिक्षण कहलाएगा आपका दीर्घ शिक्षण। क्या कहलाएगा, दीर्घ शिक्षण, यानी कि मैक्रो टीचिंग, ठीक है, जिसे विस्तृत शिक्षण भी कहते हैं, विस्तृत शिक्षण। क्योंकि हो सकता है आपको दीर्घ शिक्षण ना मिले ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर आ जाए तो मैक्रो टीचिंग एक देख लेना अगर इंग्लिश में हो, क्योंकि मैक्रो में और माइक्रो में एक आई का फर्क है, ध्यान रखना इस चीज को। और दीर्घ शिक्षण, और दीर्घ शिक्षण को ही विस्तृत शिक्षण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 156, सूक्ष्म शिक्षण की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। सूक्ष्म शिक्षण की दोस्तों 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं दोस्तों। जैसे कि अगर बात करें ज्ञान की प्राप्ति की अवस्था, ज्ञान की प्राप्ति अवस्था, ठीक है। दूसरी है कौशल प्राप्ति अवस्था, कौशल प्राप्ति अवस्था। तीसरी है आपकी स्थानांतरण अवस्था, स्थानांतरण अवस्था। तो ये सूक्ष्म शिक्षण की 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें किसी भी ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, उसके साथ उसे कौशल में विकसित किया जाता है, और उसके बाद स्थानांतरण, यानी कि एक स्थान से सीखे हुए कार्य को दूसरी जगह करना। तो हमारे शिक्षण का स्थानांतरण हो रहा है, जहाँ ज्ञान और कौशल दोनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो ये सूक्ष्म शिक्षण की 3 अवस्थाएं, ज्ञान प्राप्ति की अवस्था, कौशल प्राप्ति की अवस्था, स्थानांतरण की अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 157, विद्यालय और परिवार की साझेदारी विकसित करने के 2 लाभ। अब ये देखिए दोस्तों, पार्टनर पेरेंटशिप के जो 2 लाभ हैं, कौन कौन से लाभ है। जब विद्यालय और परिवार की साझेदारी होगी तो एक तो अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। पहला हो गया आपका अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आईईपी विकसित करना, आईईपी विकसित करना। ये 2 लाभ मिल जाएंगे उसमें। आईईपी बनाने में शिक्षक को पूर्ण सहायता मिल जाएगी अभिभावकों से, और छात्र को क्या होगा, उसकी अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 158, वह शिक्षण प्रक्रिया जिसका आकार, कालांश, शिक्षण कालांश और प्रकरण सूक्ष्म होता है, क्या कहलाती है। यानी कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया
शिक्षण कालांश जो कम समय के लिए होती है, प्रकरण जो प्रस्तुतिकरण होती है वह भी कम होती है, तो वह कौन सी शिक्षा है या कौन सी शिक्षण है, तो वह शिक्षण प्रक्रिया जिसका आकार शिक्षण कालांश और प्रकरण सूक्ष्म होता है वह शिक्षण प्रक्रिया सूक्ष्म शिक्षण कहलाती है, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, माइक्रो टीचिंग। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 159, समुदाय कार्यकर्ता की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए, पेपर 10 से है ये। समुदाय कार्यकर्ता की भूमिका किस रूप में होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, समुदाय कार्यकर्ता की भूमिका इस तरीके से होना चाहिए जो समाज के लोगों के लिए सहायता प्रदान करे। तो कौन कौन से हैं, जैसे अगर हम बात करें तो मार्गदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, सामर्थ्यदाता के रूप में होनी चाहिए, सामर्थ्यदाता के रूप में। ठीक है, और विशेषज्ञ के रूप में होनी चाहिए, विशेषज्ञ। ठीक है, और सामाजिक उपचारकर्ता के रूप में, सामाजिक उपचारकर्ता के रूप में। ठीक है, तो एक समुदाय कार्यकर्ता यानी कि जो समुदाय के कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता की भूमिका इस तरीके से निभानी चाहिए या होनी चाहिए, एक मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए, सामर्थ्यदाता के रूप में होनी चाहिए, विशेषज्ञ के रूप में होनी चाहिए और सामाजिक उपचारकर्ता के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसको क्वेश्चन नंबर 168, तो 60 क्वेश्चन नंबर देखिए, समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में शामिल है। अब समावेशी शिक्षा प्रक्रिया तभी उस शिक्षा प्रक्रिया को समावेशी कहा जाएगा जिस शिक्षा प्रक्रिया में सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग हो सकता है या विशेष आवश्यकता वाले, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ठीक है, तो क्या शामिल है कि सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल है। तो वह शिक्षा कैसी है, एक समावेशी शिक्षा है जिस शिक्षा प्रक्रिया में समावेशी बच्चों सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल है। तो दोस्तों आज हमने पेपर 11 से पेपर 10 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं और ये क्वेश्चन आपके 25 नंबर का मतलब आप समझते हैं 10 और 15 पार्ट ए पार्ट बी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, ऐसा नहीं शॉर्ट देख लिया बस काम कर लिया। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और कहीं पर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और दोस्तों के पास शेयर कर दो। दोस्तों अगर आपको टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं, इससे पहले की क्वेश्चन सीरीज नहीं मिल रही है, डीएड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 डालिए, आपको सारे मिल जाएंगे डीएड से, या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर डीएड एग्जाम भी करेंगे, आप सर्च करेंगे तब भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।